हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कार्तिक सिंह राजपूत एंड वेलकम टू माय चैनल सिविल प्रिपरेशन 24/7। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने मिलिटेंट एंड डिप्लोमेटिक रेवोल्यूशन के पार्ट 1 को डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम लोग उसके पार्ट 2 को फर्दर डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हमें एक तरीके से हम लोग इस लेक्चर में डिप्लोमेटिक रेवोल्यूशन, प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग ने जिस तरीके से मिलिटेंट रिवोल्यूशंस थे को मतलब जो है क्या कांड और जो है किस किस तरीके से क्या चीजें हुई थी मिलिटेंटली, यानी कि आर्म्ड फोर्सेस के तरीके से, है ना, हथियार के दम पे एक तरीके से ऐसे कहें, वो डिस्कस किया था। इसमें हम लोग डिप्लोमेटिक रिवोल्यूशन देखने वाले हैं कि किस तरीके से दो तरीके से आजादी का कंसेप्ट इंडिया में चल रहा था। एक मिलिटेंट यानी कि भगत सिंह, राजगुरु और ये सब, मतलब एक इन तरीके के लोगों का, सुभाष चंद्र बोस वाला एक तरीका था और एक गांधी जी का तरीका था। तो आज हम लोग ये डिप्लोमेटिक रिवोल्यूशन किस तरीके से इंडिया में आया है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। डिप्लोमेटिक रिवोल्यूशन की शुरुआत जो है एक तरीके से देखी जाए तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 से हुई। ये डिप्लोमेटिक रिवोल्यूशन क्यों? एक तरीके से डिप्लोमेसी से, डिप्लोमेसी कहने का मतलब कि एक तरीके से ऐसे करना कि अपने दुश्मन के सामने ही ऐसा बिना किसी हथियार के और जो है एक तरीके से बातचीत और जो है दिमाग से चीजें किस तरीके से अपने फेवर में करना, उसको डिप्लोमेसी में किस तरीके से हुआ है यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 से डिप्लोमेसी शुरू होती है, जिसमें पहला लेजिस्लेटिव काउंसिल सेटअप होता है हर एक प्रोविंस में, ठीक है। और उस समय 12 मेंबर्स हुआ करते थे लेजिस्लेटिव काउंसिल में, इंडियन और या नॉमिनेट किए हुए लोग, है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, ये हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए इसको ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। बस ये है कि किस तरीके से डिप्लोमेसी इंडिया की ऐसे आगे आगे बढ़ते चले जा रही है, ठीक है। तो ये इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में हम लोग क्या देखते हैं कि यही 12 मेंबर्स बढ़ के 20 मेंबर्स हो गए। आस्क क्वेश्चंस बट नो वोटिंग राइट्स, ये लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में ये दर्जा मिल गया कि आप जो है जनरल बजट जो एनुअल बजट आ रहा है उस पर आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, बट आपकी वोटिंग राइट नहीं होगी आपकी। तो किस तरीके से डिप्लोमेसी बढ़ रही है ये देख रहे हैं हम लोग। आगे आते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में देखा जाता है कि किस तरीके से बाई कैमरल लेजिस्लेचर को अडॉप्ट किया जाता है। बाई कैमरल लेजिस्लेचर यानी कि दो सदन एक तरीके से। तो उस हिसाब से काउंसिल ऑफ स्टेट जिसमें 60 मेंबर्स हुआ करते थे और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली जिसमें 144 मेंबर्स हुआ करते थे, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसने इलेक्शन को मैंडेटरी कराया, जिसके वजह से इलेक्शन हुए 1937 में 11 प्रोविंसेस में, ब्रिटिश इंडिया के 11 प्रोविंसेस में इलेक्शन होता है। ये सारे ये लिखे हुए हैं आपके लिए, ये रिजल्ट हेडिंग में मैंने लिखा हुआ, अभी इस चीज को समझाऊंगा। ये 11 प्रोविंसेस में ये हुआ, ये ओडिशा, मद्रास, बिहार, बॉम्बे, सीपी यानी कि सेंट्रल प्रोविंस एंड यूपी यानी कि यूनाइटेड प्रोविंस, ठीक है। असम, एनडब्ल्यूएफपी, ये एनडब्ल्यूएफपी क्या है? नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस। बंगाल, पंजाब एंड सिंध, ये 11 प्रोविंसेस हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि क्या आईएनसी यानी कि एब्रिविएशन वर्ड यूज किया गया, आईएनसी फॉर द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो आईएनसी हैड अ क्लियर मेजॉरिटी इन 6 स्टेट्स। ये 11 प्रोविंसेस के 6 मतलब प्रोविंसेस में कह लें कि जो है क्लियर मेजॉरिटी मिली इंडियन नेशनल कांग्रेस को, और टू हैड अ कोएलिशन इन 2 स्टेट्स, कहने का मतलब कि 2 जो है, यानी कि कुल एक तरीके से समझिए कि 8 प्रोविंसेस पे इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार बनी, और 11 आउट ऑफ 8 यानी कि 3 बचे। तो ये 3 स्टेट्स वर डोमिनेटेड बाय अदर इंडिपेंडेंट पार्टीज। जो 2 मेजर पार्टीज हुआ करती थी, एक तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस हुआ करती थी और मुस्लिम लीग, है ना। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी, हम लोग प्रीवियस डिस्कस कर चुके हैं, और 1906 में ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हो चुकी है, ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो ये 2 बड़ी पार्टीज थी जो ये इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रही थी। बट एक तरीके से ये देखने को मिलता है कि ये जो मुस्लिम लीग थी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, उसको कहीं मेजॉरिटी नहीं मिली। पूरे 11 प्रोविंसेस में से कहीं उसका कोई भी एक तरीके से वो पार्टी या एक तरीके से प्रोविंस नहीं वो जीत पाई कोई भी, यानी कि कौन? मुस्लिम लीग। 8 प्रोविंसेस पे इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार बनी और बाकी 3 पे इंडिपेंडेंट पार्टीज ने सरकारें बनाई, बट मुस्लिम लीग को कहीं भी कोई भी सरकार मुस्लिम लीग की नहीं बनी। तो ये ध्यान रखिएगा। ये आपसे क्वेश्चन कभी कभी क्या, ये मोस्ट फ्रीक्वेंटली ये स्टेट पीसीएस में और इवन आईएएस तक में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस कितने जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बनाए। तो ये ध्यान रखिएगा, 6 स्टेट्स में तो मेजोरिटी थी, है ना। तो यानी कि 6 स्टेट्स में मेजोरिटी होने का मतलब 6 जगह तो सरकार बनी, साथ ही साथ 2 स्टेट में कोएलिशन की गवर्नमेंट बनी जिसमें आईएनसी ने भी बाजी मारी। तो एक तरीके से 8 स्टेट्स हो गए जिसमें
इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सरकार अपनी बनाई। अब ये प्रोविंसेस है कौन से, ये लाइन से आपके लिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, उड़ीसा, मद्रास, बिहार, बॉम्बे, सीपी, यूपी एंड असम एंड एनडब्ल्यूएफपी। ये जो ऊपर के जो 6 हैं ये वो क्लियर मेजोरिटी वाले हैं, और ये जो असम और एनडब्ल्यूएफपी यानी कि नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस जो है, ये इन दोनों में असम और इसमें जो है उसने इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कोएलिशन से एक तरफ गठजोड़ वाली जो सरकार होती है ना, वो वाली सरकार बनाई। और बंगाल, पंजाब एंड सिंध, ये 3 ऐसे रहे जहां पे इंडियन नेशनल कांग्रेस को कोई मेजोरिटी नहीं मिली, ना ही उसकी कोई सरकार यहाँ पे बन पाई। ठीक है, तो आई होप ये रिजल्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा इन्हीं सबों में। ठीक है, आपको याद होगा कि 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया था, जिसमें जो है लॉर्ड लिनट को, जो उस समय के वाइसरॉय थे, उन्होंने बिना कंसल्ट किए इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्योंकि भाई सबसे बड़ी पार्टी है, 8 प्रोविंसेस में उसकी सरकार है, तो इनसे बिना कंसल्ट किए जो है इंडियंस को ये कह दिया कि जो है ऑल इंडिया रेडियो पे अनाउंस करा दिया था कि जो है इंडियंस हमारे साथ हैं और वर्ल्ड वॉर 2 में हिस्सा लेंगे वो। तो इस चीज से कांग्रेस बड़ी नाराज हो जाती है और अक्टूबर नवंबर के टाइम पे ये 8 प्रोविंसेस में से रेजिग्नेशन दे देते हैं, और इस दिन को ये जो मुस्लिम लीग है मुक्ति दिवस करके मनाती है। ये सब हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। एक छोटा सा बस और पॉइंट रह गया है कि डिमांड फॉर पाकिस्तान। ये डिमांड फॉर पाकिस्तान आपको मालूम ही होगा कि मोहम्मद अली जिन्ना जो एक तरीके से पार्टीशन का एक बहुत बड़ा कारण रहे, जिसके वजह से ये डिमांड फॉर पाकिस्तान ये एक तरीके से ये उठने लगेगा कि जो मुस्लिम को अलग राज्य दिया जाए, इस्लामिक स्टेट बनाया जाए। तो ये सब चीजें कैसे क्या शुरुआत हुई थी। ये रहमत अली चौधरी कौन है? ये रहमत अली चौधरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, क्यों? क्योंकि ये जो टर्म पाकिस्तान है, ये रहमत अली चौधरी ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू यूज दिस टर्म पाकिस्तान। सो ये कभी भी कंफ्यूज ना हो कि लियाकत अली हैं कि जो है मोहम्मद अली जिन्ना है जिन्होंने ये पाकिस्तान की जो है मांग करना वो अलग चीज थी, बट पाकिस्तान टर्म, ये पाकिस्तान शब्द कहां से आया, तो दैट वाज रहमत अली चौधरी। तो ये ध्यान रखिएगा कि रहमत अली चौधरी वाज द पर्सन हु कॉइन्ड द टर्म पाकिस्तान। ठीक है, और आईएनसी के लाहौर सेशन में 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना ने पार्टीशन की बात की कि हमें दूसरा एक राज्य चाहिए, मतलब एक कंट्री चाहिए जिसका हम पाकिस्तान, एक तरीके से डिवीजन की पार्टीशन की बात हुई इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस लाहौर सेशन 1940। तो आई होप ये लेक्चर जो कि हमारा था मिलिटेंट एंड डिप्लोमेटिक रिवॉल्यूशन इन इंडिया, की किस तरीके से मिलिटेंट आर्म्ड फोर्सेस के तरीके से आजाद हिंद फौज और इंडियन नेशनल कांग्रेस और जो है और जो चीजें थी वो हम लोगों ने डिस्कस किया, और जो है ये डिप्लोमेटिक रिवॉल्यूशन किस तरीके से इंडिया में आया। तो आई होप ये लेक्चर आपको ज्यादा क्लियर हुआ होगा। तो अगर आपको ये लेक्चर, मेरा ये जो कंबाइंड लेक्चर चला है दोनों मिलिटेंट और डिप्लोमेटिक रिवॉल्यूशन का, अगर ये आपको पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में इसको शेयर कीजिए। टेक केयर, पढ़ते रहिए।